बहुत से लोग सवाल करते हैं कि शर्मगाह के पिछले हिस्से की इसमें कोई वो नहीं है, याद रखिए, और उमूमन वहां बाल आते भी नहीं है, लिहाजा अननेसेसरी क्वेश्चंस करके अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा उसको शर्मगाह से जेरे नाफ। अब बहुत से लोग ये भी जेरे नाफ बोले तो नाफ किसको बोलते समझते हैं आप? नेवल, बोम्बिल, बेम्बी, क्या क्या बोलते हैं अलग अलग जबान में, ठीक है। इंसान अपनी माँ से जो पेट में जुड़ा हुआ होता है इसी हिस्से से होता है, ठीक है। तो जो है नाफ से नीचे तो बोलते हैं अब क्या बताऊं, यहीं से शुरू कर देना बोम्बिल। अरे मेरे भाई थोड़ा तो अकल का तकाजा, नाफ से नीचे अंडर का माना आ रहा है, एग्जैक्टली तुम बाउंड्री से शुरू करोगे, फिर बोलोगे कि बाल इतने मजबूत बड़बड़े आ जा रहे, मुश्किल हो जा रही, बनियन से बाहर निकल जा रहे, तो ये सेंस होना चाहिए इंसान को। शर्मगाह के तरफ की बात यहाँ मुराद है, वरना एक मर्द को जनरली, कुछ लोगों को नहीं होते होंगे लेकिन तकरीबन पूरे आगे बाल होते हैं, पूरे चेस्ट पे बाल होते हैं, पीठ पे बाल होते हैं, हाथों पे बाल होते हैं, पैरों पे बाल होते हैं। तो अब क्या जेरे नाम बोले तो क्या पूरे पैरों तक साफ कर देते बालों को? ठीक है, क्वेश्चन नॉलेज के लिए है तो ठीक है, जवाब तो हम देंगे, लेकिन थोड़ा सेंस का भी यूज करना चाहिए। बहुत सारे इतने सेंसलेस बोले जेरे नाम बोले तो बोले नाफ यहाँ है इंसान की, अब क्या यहाँ से पूरे बाल? जेरे नाफ शर्मगाह भी तो मैंने बोला था लेक्चर में, तो लोग बोले हमने यहाँ से साफ कर लिया, पेट पे वो कर दे रहा। आप एग्जैक्टली बताइए, आप वैसे ही मैं बदनाम हूँ दुनिया भर में कि बहुत खुल खुल कर बातें बयान करता हूँ, अब क्या मैं डायग्राम बना के बताऊँ जेरे नाफ बोले तो क्या? वैसे मुझ पर कई इल्जाम है, फिर एक और इल्जाम रहेगा कि अब डायग्राम भी बना के बताता मुल्ला ये हर चीज का। नहीं बोले आप एग्जैक्ट बताइए ये कौन सी बात हुई, इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता कोई चीज, बट नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, फितरत भी है। और जाहिर सी बात है आदमी यहाँ के बाल जब नाफ के नीचे तो पेट से शुरू करेगा तो अहमखाना बात है, इलॉजिकल है, प्रॉब्लमेटिक है, और जरूरत भी नहीं उस चीज की। तो जो बाल यहाँ मुराद है वो जेरे नाफ के, और आपको पता है जेरे नाफ जो बाल होते हैं मतलब जो प्राइवेट पार्ट के पास होते यही बाल बड़े होते, बाकी आपके पेट पे या जो जांघों पर थाइस पे जो बाल होते बढ़ते भी नहीं है, जो आते हैं उतने ही रहते, तो ईयर्स एंड ईयर्स कभी नहीं बढ़ते। आपने कभी सुना किसी के पैर के बाल इतने बड़े हुए नीचे तक आ रहे? वो बढ़ते नहीं है। लेकिन बगल के बाल, सर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, जेरे नाफ के बाल वो बाल है जो पहले रुए होते, फिर थिक होते, बड़े होते, और ये कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है आम बालों के मुकाबले में। भवे देखिए इंसान की नहीं बढ़ते, लिमिट, आंखों की पल के लिमिट, समझिए। लेकिन ये वो बाल है जो ग्रो, पैरों पे हाथों बाल आते नहीं बढ़ते, लिमिट। और अल्हम्दुलिल्लाह औरतों पे, औरतों जनरली जिस्म पर, हाथों पर, पैरों पर बाल होते भी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसको क्या चीज की जरूरत है, बहरहाल समझिए। तो लिहाजा जेरे नाफ से मुराद प्राइवेट पार्ट, ठीक है, बिलो नेवल उसको बोला जाता है वो लफ्ज अदा करने के लिए, ताकि एग्जैक्टली चीजों को डिफाइन ना करना पड़े। लेकिन हाँ हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, बात समझ में ना आए, कोई टीच करने वाला ना हो। और मैं जानता हूँ कि ऐसा बहुत सारी बार होता है, बच्चों बोलते तहरत लो, लेकिन उनको पता नहीं होता तहरत एग्जैक्टली बोलते क्या है। तो कई उम्र तक वो बोलते तहरत तो है, बोलते हाँ लेते, लेकिन खुद मानो तहरत क्या रहता है। फिर किसी से पूछ लेते कभी हिम्मत करके तहरत किसको बोलते, तो बोलता पेशाब करने के बाद शर्मगाह पे पानी डालना इसको बोलते थे। अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं इसको बोलते, समझे ना, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जाता बच्चों को। तो बहरहाल तो जेरे नाफ से मुराद वो बाल जो है प्राइवेट पार्ट के अतराफ में होते हैं, उन बालों को भी 40 डेज के अंदर साफ करना चाहिए। और मर्द और औरतें दोनों भी रेजर और ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम्स के ताल्लुक से मैं कहूँगा अवॉइड कीजिए, इसलिए कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है इसके इफेक्ट के, ठीक है। तो नाखून का काटना। चौथी चीज बगल के बाल उखाड़ना, ठीक है, बगल के बालों का उखाड़ना। ये हदीस पे अल्फाज पे गौर कीजिए, बगल के बाल तराशना, काटने के अल्फाज नहीं हदीस में, जहां भी आया है उखाड़ने की आया है। उखाड़ने से क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि जब इंसान को, जब वो बालिग होता है, और उम्मन मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, जेरे नाफ के बाल और बगल के बाल, ये वो बाल है जो बालिग होने के बाद ही आते हैं, ठीक। एक किस्म के बॉडी के अंदर हार्मोन जनरेट होते हैं जो कि एज के बाद होते हैं, और उसके बाद बहुत सारी हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से उसको दाढ़ी के बाल भी निकलते हैं, उसकी अगर मर्द हो तो उसकी आवाज भी थोड़ी सी रफ हो जाती है लड़का हो तो, और इसी तरह मूंछ के बाल भी आना शुरू होते हैं, दाढ़ी आती है, जेरे नाफ बाल आते हैं, और बगल के बाल आना शुरू होते हैं। तो उखाड़ना मतलब ये कि जब पहली बार बाल आते हैं तो इंसान उसको तराशे नहीं, उसको पकड़कर प्लग करे, खींचे उसको। अब कितनी तकलीफ होंगी, नहीं होती है, जो करते हैं उनको पता नहीं होती है। इसलिए कि हदीस में अल्फाज है निकालना, और रसूलुल्लाह अपने बगल के बालों को खींच कर निकालते हैं, ठीक, खींच कर निकालना है। अब जिसने ऐसा नहीं किया, अल्लाह के लिए आप कोशिश मत कीजिए, कि तो अब आप करेंगे तो स्वेलिंग्स आ जाएंगे और बीमार हो जाएंगे आप, ठीक। इसलिए कि अब जो है बाल मजबूत आ जाते हैं, लेकिन जिस आदमी को आदत होती है उखाड़ने की,
तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि बहुत से लोग जिनको पलकों का प्रॉब्लम होता है बचपन से, उनकी पलकें ऐसी आती है कि वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो उन पलकों को प्लग कर लिया था, निकाल लिया जाता है। तो चूंकि बचपन से निकालते हैं तो उनके लिए पलके निकालना कोई बात नहीं होता। जब भी थोड़े दिन पलके बढ़ जाती है, हफ्ता 2 हफ्ता, वो किसी को बोलते हैं बच्चे को घर के आओ बेटा निकालो, और उसको खींच के खाली हाथों से निकाल लेते, कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए कि उनकी पलकों को आदत है शुरू से खींच के निकाले जाने की। तो लिहाजा कोशिश करें, नौजवान बच्चे हैं जो बालिग नहीं हुए, उनको तालीम दें कि जब बगल के बाल आए बेटा तो उसको उखाड़ना है, प्लग करना है, खींच के निकालना है, साफ नहीं करना है, ठीक है। चाहे तो आप साफ भी कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन सुन्नत तो यह है कि खींचा जाए, उखाड़ कर निकाला जाए। तराशने में भी सुन्नत पे अमल होगा, मतलब साफ करने उस तरह से, लेकिन उखाड़ना ये ज्यादा बेहतर है, याद रखिए, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उखाड़ा जाए, उसको उखाड़ना है, ठीक है। लेकिन उखाड़ने से मुराद नहीं कि आप लोगों के सामने मस्जिद में बैठे आदत है आपको उखाड़े। उखाड़ने से मुराद आप जब एक टाइम हो उसका फिक्स पीरियड, इसकी भी लिमिट क्या है, मैक्सिमम 40 डेज, 40 दिन के अंदर ये काम करना है। मूंछों की 40 दिन, बगल के बाल की 40 दिन, जेरे नाक की 40 दिन, नाखून की भी 40 दिन है, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ। आप महीनेवारी कीजिए फिर, या फिर आप वीकली कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंछ और नाखून खासतौर से वीकली निकाला करते थे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट ज़ेरनाब बालों की, बगल की भी क्या है, 40 दिन के अंदर उनको आपको साफ करना है, ठीक है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। बहुत से लोग होते हैं यार, अरे बगल के बाल देखो तुम्हारे कितने बड़े हो गए, यार याद नहीं रहे। और आदमी अगर वो होता ना छोटी बनियन जो होती है, फुल नहीं होती, सैंडो बनियन में आ जाए तो कुछ लोग खाली उसको देखते रहते, हाथों में से क्या निकल रहा उसकी, बालों का गुच्छा, ये क्या है, तो ले मर्दाना शान है, बोले मेरी क्या मर्दाना शान है, ठीक है। ये तो सब गिलाजत है, शरीयत के एतबार से तो इसको निकाल के फेंक देने वाली, उखाड़ने वाली चीज है ये। बोलते ना उखाड़ के फेंक दूंगा तुझे, मतलब बिल्कुल इतनी खराब चीज की रखो मत, उखाड़ो, उखाड़ा और तुम लेके घूम रहे। बहुत से लोग अभी आप देखिए स्विमिंग पूल्स पे, हेल्थ क्लब्स पे आए हुए और इतने इतने बाल जमा किए हुए, भाई ये क्या है, तो मर्दाना शान है बोले हमारी, हमारे खानदान में बाल जमा करके रखते हैं बगल की। कुछ लोग याद नहीं रहता है काटने की, सुभान अल्लाह। तुम एक गिलाजत को साफ करने की याद नहीं रही, बोले तो पेशाब पैखाना जाते हो तो वो भी साफ करते हो, छोड़ देते हो, या याद नहीं रहती बोलकर, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि साइंटिफिक रिसर्च ये बता रही है कि इंसानी जिस्म में जैसे सर में जुएं होती है, जिस्म के और 2 हिस्से जहां जुएं होती है इंसान को, सर के अलावा भी, जो कि आप अगर मेडिकल बुक्स पढ़े तो पता चलेगा। एक होता है जो सर की जो होती है जू, और एक होता है प्यूबिक रीजन में, जेरे नाक भी बाल ना काटे तो जू होती है, और एक जू होती है जो बगल में रहती है। ये बहुत कम है, 2 तो बहुत कॉमन है। आप कोई भी मेडिकल की बुक उठाइए, उसकी किस्में देखिए जुओं की कितनी है, तो 2 तो कॉमनली रहती है। बहुत नुकसान है इनके, क्या शरीयत ने देखिए आपको पहले नुकसान से दूर कर दिया कि बाल साफ कर लो, सीधा चक्कर में जाओ मत, ये सब है ना, कई बीमारियों से तुम यही बच जाओगे। सर की जुएं निकाल सकते हैं आप साफ करके, बाकी दोस्तों की निकाल, लॉजिकल भी नहीं है, जैसे शरीयत ने कहा उनको रखो ही मत, सबसे अच्छा, ठीक है। तो बाल निकलवाइए, वरना बहुत सारी बीमारियों का आपका जिस्म वजह बनेगा, और कंटिन्यूस आप स्मेल करेंगे, आपके पास बदबू आएंगी। क्योंकि जो लोग बगल के बाल साफ नहीं करते बदबू हो जाती है बालों में, याद रखिए, ठीक है। और एक साहब मुझे बताने लगे, ये कोई मतलब कोई सुन्नत से साबित नहीं, लेकिन वो मुझे बताने लगे कि मुझे जो है बगल के बाल खींचने की, मैंने जब हदीस पढ़ा था, मैं जब छोटा था तब पढ़ लिया था, तो मैंने शुरुआत से अपने बगल के बाल निकाले, तो मुझे जो उसका एक बेनिफिट नजर आया वो ये है कि मेरे बगल में वैसी बू नहीं होती जैसे आम लोगों के बगल में बू होती है। मतलब वो लोग जो साफ भी करते हैं उनके बगल में बहुत बगल में बू होती है, इसलिए डैंड्रफ जो है मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेज आते हैं बगल के लिए, सिर्फ है ना, बगल के लिए आते हैं। इसलिए बहुत से लोग कभी कभार वो लेके आ जाते हैं, लगा के शान बताते, मैं वो मारता बेटा, कभी वो नहीं आती अपने बगलों में। मतलब बगल ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा आती है ना, तो उनका ये कहना था कि चूंकि मैं शुरू से सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, एक फायदा जो मैंने वो महसूस किया कि उमूमन लोगों के बगल में जो बू आती है वो इस तरह से जो साफ करते हैं उनके भी, मेरी बगल में वो नहीं आती, इसलिए कि मैं शुरू से खींचता हूँ। मे भी कोई ऐसा वजूहत रही हो कि खींचने से वो ग्लैंड सी ना हो जो इस तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हुए उस तरह से, वल्लाहु आलम। बहरहाल हम कोई इसको फैक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन एक फायदा उन्होंने मुझे अपने जाती एक्सपीरियंस से बताया। देखिए आप कितने फायदे हैं। वैसे सुन्नत पे आप फायदे हो मत हो सोचिए मत, उस पर बस अमल कीजिए, आपकी जिंदगी कामयाब रहेंगी और आखिरत कामयाब रहेंगी। जान लेने से और इंसान को खुशी होती है कि देखो इतने फायदे बेनिफिट मुझे मेडिकल, ठीक। तो तीसरी चीज जो है इसमें, चौथी चीज थी बगल के बाल उखाड़ना, ब्लेड यूज की जाए। अब लोग सवाल करते हैं ये क्या आपने बात कह दी कि ज़ेरे नाफ के बाल औरतें भी मेटल यूज कर सकती है, वस्त्रा यूज कर सकती है, लोहा यूज कर सकती है, या ब्लेड यूज कर सकती है, कैसे हो सकता है? तो पहले मुझे बताइए आपके पास क्या दलील नहीं करने की? इन्होंने बोले थे
हमारे घर में हमारे बड़े बोलते हैं ऐसे, ये तो कोई दलील नहीं बड़ों का बोलना। आइए शरीयत क्या बोलती है मैं आपको बताता हूँ। इस्तेहदाद, ये लफ्ज ज़ेरे नाफ के बाल निकालने को कहते हैं अरबी के अंदर। क्या कहते हैं? इस्तेहदाद, ये ज़ेरे नाफ के बाल निकालने को अरबी में कहते हैं। और इस्तेहदाद उससे इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर हदीद का यूज होता है, लोहे का यूज होता है, और ये दोनों के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं कि मेल के लिए इस्तेदाद, फीमेल के लिए कुछ और, दोनों के लिए सेम इस्तेदाद, मतलब हदीद के जरिए बालों को साफ करना। ठीक है, आइए हदीस भी सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, और ये हदीस में बयान किया और फरमाया, कहा जब तू रात के वक्त आए तो अपनी अहलिया के पास ना जा हत्ता कि वो औरत जिसका खाविद इससे दूर हो। मतलब सहाबा वगैरह सफ़र करते तो महीने 2-2 महीने दूर होते, तो आप फरमा रहे घर पर इत्तला भेजना चाहिए, डायरेक्ट शौहर को नहीं जाना चाहिए। और क्या फरमा रहे कि जिसका शौहर रात को घर वापस आए तो वो उसके अहलिया के पास ना जाए हत्ता कि वो औरत जिसका खाविन इससे दूर हुआ था वो लोहे का इस्तेमाल कर ले, वो लोहे का इस्तेमाल कर ले, यानी ज़ेरे नाफ के बाल निकाल ले और परागंदा बाल, फैले हुए सर के बालों को जमा ले। और इसके लिए अरबी का लफ्ज देखिए क्या है, हत्ता तस्तहिद्दा। ये हदीद से लफ्ज आ रहा है कि तस्तहिद्दा हदीद के जरिए, मतलब उस तरह जो लोहे का होता है। जब तक कि वो औरत लोहे का इस्तेमाल ना कर ले, उसका शौहर उसके करीब ना आए। ये किस चीज की दलील है कि औरत लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकती? वाज़े हदीस है। पता नहीं लोग वाज़े हदीस कुरान और सुन्नत के आने के बाद क्यों इल्म हासिल नहीं करके अपने आप को धूल और जहालत की परतों के नीचे पाल के रखते और संभाल के रखते, और बताने के बाद भी नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता किसी के एक बोलने से हम जो कर रहे हो करते रहेंगे। और क्या यूज करती है औरतें जनरली हमारे समाज में? क्रीम्स। अब मेरा एक सवाल है बेसिकली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में क्रीम्स थे कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स? साबित कर दिया करते थे, तो फिर सहाबियत कैसे करती होंगी? यही था तरीका, रेजर का यूज, यही था तरीका, रेजर का यूज, कोई दूसरा तरीका ही नहीं था उनके पास। एक सहाबी का मशहूर वाक़या है जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया। जब उनको सूली पर चढ़ा गया और जिस घर के अंदर बंद थे, तो उन्होंने इस घर की मालकिन से, औरत से कहा कि मुझे वस्त्रा चाहिए इस्तेमाल के लिए, और उसने अपना वस्त्रा दिया। पहले जमाने में वस्त्रों को ब्लेड नहीं आती थी, मालूम ना आपको, वो लोहे का होता था और उसी को धार लगाते थे। ये तकरीबन 1960-70 तक इस्तेमाल होता रहा। वो एक ही लोहे का टुकड़ा, उसको धार लगाते थे, सबको यूज होता था। बाद में बीमारियां वगैरह आम हुई तो गवर्नमेंट ने उससे बैन लगा दिया और कहा कि हर किसी के लिए एक नई ब्लेड। अब तो इतने शेविंग ब्लेड वगैरह आसानी से आ चुके हैं जिसकी कोई इंतजार नहीं। तो उस जमाने में तो ये क्रीम्स नहीं थे, स्ट्रिप्स नहीं थे, खींच के निकालने का तरीका नहीं था। फिर बताइए, फिर यही था तरीका। इसलिए हदीस के अंदर लफ्ज जो है तस्तहिद्दा, जब तक कि वो लोहे का इस्तेमाल ना कर ले। फिर मैं और आप कौन होते ये बोलने वाले नहीं। और क्रीम्स और ये जो पेस्ट और ये स्ट्रिप्स होते हैं ना, याद रखिए बहुत नुकसानदेह है, मेरी बात को याद रखिए, बहुत नुकसानदेह, जिल्द को काला कर देते हैं। और ऑलरेडी वो एक सेंसिटिव स्किन है, उसके अंदर ऐसी चीजों को इस्तेमाल अगर करते भी है कोई तो बहुत महंगी वाले इस्तेमाल करें। क्रीम से बेटर मैं कहूँगा फिर सीजर का यूज करें। बहरहाल जो भी है, सीजर हो सकता है, स्ट्रिप्स हो सकता है, क्रीम हो सकता है, लिक्विड्स के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन बेटर क्या मैंने बता दिया, लोहे का इस्तेमाल, क्योंकि हदीस के अंदर है, साबित है। मैं समझता हूँ मुझे और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और ये मुस्तहब इसलिए भी है कि जो लोहा होता है ना, उसकी जो रगड़ होती है, वो रगड़ से सब गिलाजत गंदगी वगैरह घसकर साफ हो जाती है। स्किन एक तरह से रिनोवेट हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है, साफ पाक हो जाती है, रगड़ बैठने से सफाई हो जाती है मुकम्मल। वो करना चाहिए। बहरहाल चलिए आगे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज को सर्च करें। जज़ाकल्लाह। किसी ने एक सवाल किया कि हस्बैंड के डिमांड पर आईब्रोज कट करना जायज है क्या? जुड़ी हुई आईब्रोज को बहुत सारे लोग शादी से पहले निकालने के लिए कहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए, दो सवाल। एक तो हस्बैंड डिमांड कर रहा है कि आईब्रोज बनाओ, तो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं होती। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं होती। अब इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूं आपको, एक चीज मैं लेक्चर में भूल गया तो एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। वो क्या है? हमारे पास अक्सर औरतें जो फैशन करती है, खुशबू लगाती है, बहुत सारी औरतें फ्री खुशबू लगा घूम रही, आईब्रोज बना रही। दलील क्या है इसके पीछे मालूम आपको? उन्होंने इतने बड़े उन्होंने करते ना,
उन्होंने इतने बड़े मुल्ला की बीवी उन्होंने करते ना, उन्होंने इतने बड़े स्पीकर है उन्होंने करते ना, उन्होंने इतने बड़े दाई उन्होंने करते ना, उन्होंने इतने बड़े फला उनकी बेटी करती ना। मैं पूछ रहा हूँ शरई दलील क्या है? शरई नहीं। लोगों के अमल को हम कभी कभी वजह बनाते अपनी मासी से गुनाह के करने के लिए। समझ रहा बात? समझ रहा बात? ये खुशबू क्या औरत लगा सकती है, लिपस्टिक क्या औरत लगा सकती है? किसके लिए? शौहर के लिए। तुम्हारी तो शादी नहीं, फिर क्यों लगाता था? जिसकी शादी नहीं वो क्यों लगा रहा है? शौहर की लगाएंगे तो अपने रूम में, अपने कमरे में। समझ रहे बात को? ये बड़ी अहम चीज है। वरना एक आपका ये अमल जो है पूरी चीज को आपको पानी फेर देता है। बहुत सारी औरतों को सारी चीजें होती है, तहज्जुद गुजार होती है, मैं कब से मत रहो, नमाज के लिए मुसल्ले पे बैठे निकाल के अल्लाह, कैसी अजीब मामला। एक तरफ तहज्जुद नहीं छूटती, दूसरी तरफ लानत वाला अमल कंटिन्यूस। कोई भी देख रहा आपके चेहरे को, कोई समझ रहा है बात को, तो ये बहुत अजीब अमल है, बहुत अजीब अमल है। दूसरों को देख के नमूना मत बना, इतने बड़े लोग, उतने बड़े लोग, इतना बड़ा हमारे पास सब करते, कैसा दिखेंगे हम नहीं करेंगे तो कैसे भी दिखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह को हम खुश करेंगे, राजी करेंगे, बस ये असर है, हम लानती अमल नहीं करेंगे। ठीक है। अब सवाल है क्या शौहर बोले तो क्या आईब्रोज नहीं बना सकते? इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं होती। समझा? अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं होती है, लिहाजा आप शौहर को मनाए, समझाए, बुझाए, जो कुछ कर सकते आप करें, इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके मान जाएगा। लेकिन होता क्या है कि शौहर के पूरे घर की औरतें कर रही है, तो अब सास बोल रही बेटे तुमने आईब्रोज नहीं बनाए, फिर फौरन क्या हो रहा, बेटा बोल रहा जाके अरे क्या अम्मी बोल रहे तुमको बनाओ, अम्मी गलत कर रहे हैं क्या? फिर अब मसला, हाँ बोले तो मसला, अल्लाह हाँ गलत कर रहे हैं, ना बोले तो मसला, हाँ बोले तो मेरी माँ को गलत बोल रहे, और ना बोले तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे? समझाए, मनाए, बुझाए और बताए कि शौहर अल्लाह की फरमाबरदारी बहुत अहम है और उनको एक्सपेक्ट करें। दूसरा, जुड़ी हुई आईब्रोज को लोग शादी से पहले कट करते हैं। हाँ मैंने देखा, जो लड़कियों की हमें मिल जाती है वो बोलते शादी से पहले उसमें गैप कर लेना। याद रखिए ये क्या कोई शादी का क्राइटेरिया है? मतलब है कैसे वो क्राइटेरिया कि शादी से पहले आईब्रोज अलग अलग हो जाए तो शादी होंगी? नहीं है ना। जैसे फालतू बातें हैं, किसी की आईब्रोज खुली होती है, किसी की मिली हुई होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बारीक होती है, किसी की बहुत बारीक होती है, किसी की नहीं होती। अब मुसीबत ये कि नहीं भी है तो परेशान, है भी तो परेशान। इंसान किसी भी हाल में खालिक का शुक्रगुजार नहीं बनता अपने रब का, है ना। नहीं है तो देखो माँ इतनी हल्की आईब्रोज समझ में नहीं आ रहा, जिसको देखो इतनी मोटी इनकी एकदम बिल्कुल रिच केस इन्हों कम नहीं करा रहे। हर तरफ से इंसान परेशान है। जो अल्लाह ने दिया देखिए उसमें खुश रहिए, मरने के बाद हम फिर से अल्लाह के पास जाएंगे, फिर से हम ऐसे उगेंगे जैसे सब्जियां उगती है और इतने खूबसूरत बन जाएंगे हम जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर किस्म का डिफेक्ट हमारे जिस्म से निकल जाएगा, हर औरत खूबसूरत बनेगी। हदीस में आता है औरतें हूरों की सरदार होंगी, जन्नत में हूरों से खूबसूरत होंगी, बीवियां मतलब। तो वो खूबसूरती चाहिए, दुनिया में लानत वाला अमल चाहिए। वो खूबसूरती चाहिए तो दुनिया में जो है चल जाएगा। तो कोई आईब्रोज को अलग आप जुड़ी हुई है तो नहीं करवा सकते। लोग इतने बहाने देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं मेरी दाढ़ी हल्की हल्की आई तो सिर्फ थोड़ी भी चिन पर थी दाढ़ी, थोड़ी सी, थोड़ा सा यहाँ लॉक्स पे थोड़ा थोड़ा आया, तो लोग क्या बोलते थे मालूम आपको? देखो अभी भी शेव कर लो, जब पूरी आ जाएगी रख लेना। समझ रहे? तो देखिए क्या शरीयत में ऐसा पूरी आई तो रखो और थोड़ी आई तो शेव करो। मसला मेरा ये है, सुन्नत में क्या? ठीक। एक साहब को मैंने देखा, अल्लाह उन पर रहम करे, दाढ़ी है उनको बीच में और ये लॉक, और ये लॉक पूरा नहीं, नेचुरली नहीं रखा हुआ, लेकिन और ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा यहाँ नहीं, कैसा आदमी दिखता हूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के सुन्नत तो छोड़ दो, छोड़ दिया, अभी आती नहीं तो मैं क्या करूं? छोड़ दिया ना, उनको कोई परवाह नहीं कि एक तरफ उनको कुछ है ही नहीं, बिल्कुल प्लेन, इधर है और इधर है, छोड़ दिया। क्यों? नबी की इताअत। रोजे क़यामत जाहिर सी बात उनको इसका अजर देंगे। अल्लाह की पूरी दुनिया में लोग कैसे और नजर से देखेंगे, एक आदमी को लॉक ही नहीं है पूरा, इधर पूरा है, इधर दाढ़ी, कैसे देखते होंगे लोग? क्या कर दिया, गलती से वस्त्रा तो नहीं पड़ गया क्या? वैसे घूम रहे। सुन्नत भाई यही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दिया मैंने, अब नहीं आई मुझे अलग बात, ये हिस्सा नहीं आना, छोड़ दिया। रोजे क़यामत अल्लाह क्या उनको बदला नहीं देगा इसका? जब सारी दुनिया उनको हर उस पर टोकरी के भाई पूरी आयत रख लो, एक लॉक कम कर दो, नहीं कर रहे। समझे आप बात को? तो लिहाजा ये चीज असल है।